नमस्कार दोस्तों, उड़ान इस एकेडमी के इस ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे मैं मोहम्मद रियाज खान आप सभी का स्वागत करता हूँ। उड़ान इस एकेडमी द्वारा चलाई जा रही सीजीपीएससी प्री की एमसीक्यूज की श्रृंखला में मैं मोहम्मद रियाज खान आपके सामने इंडियन ज्योग्राफी के अफवाह तंत्र और जलवायु के एमसीक्यूज लेकर प्रस्तुत हुआ। आज हम अफवाह तंत्र और जलवायु के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पर चर्चा करेंगे और जैसा कि आपको हमेशा से पता है कि हर एक क्वेश्चन पर मेरे आंसर देने से पहले आप अपना आंसर तैयार रखें। चलिए शुरू करते हैं इस श्रृंखला को। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न क्या कह रहा है? सिंधु नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। सबसे पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि सिंधु नदी के दाहिने किनारे की सहायक नदियों में पंचनद शामिल है। पंचनद का मतलब है 5 नदियों का समूह। 5 नदियों के समूह को हम क्या कह रहे हैं? पंचनद कह रहे हैं। और क्या बता रहे हैं कि सिंधु की दाहिने किनारे की सहायक नदियां हैं। दाहिने किनारा मतलब किसी भी नदी की दाईं और बाईं ओर से आने वाली सहायक नदियों को अगर आइडेंटिफाई करना है तो बहुत आसान है। देखिए, अगर कोई नदी बह रही है तो उस दिशा में क्या करना है? आपको तैरना है। तो जब आप उस दिशा में तैरेंगे तो ये देखिए, आप तैर रहे हैं नदी की दिशा में, तो आपका जो दायां हाथ होगा, राइट हैंड होगा, उस तरफ से आने वाली सहायक नदी जो होगी वो दाईं ओर की सहायक नदी होगी। और जो आपका बायां हाथ होगा, उस तरफ से आने वाली सहायक नदी क्या होगी? आपकी बाईं ओर से आने वाली सहायक नदी होगी। तो ये बहुत आसान है आइडेंटिफाई करना कि कोई नदी, कोई सहायक नदी किसी नदी की दाईं ओर की सहायक नदी है या फिर बाईं ओर की सहायक नदी है। इसके अलावा बात करें सिंधु नदी की, तो सिंधु नदी में ध्यान दीजिएगा। चलिए, तो सिंधु नदी में ध्यान दीजिएगा कि ये देखिए, ये सिंधु नदी है, ये झेलम, ये चिनाब, ये रावी, व्यास और ये सतलज है। क्या कह रहा हूं? ये झेलम नदी, ये चिनाब नदी, ये रावी नदी, ये व्यास नदी और ये हो गई आपकी सतलज नदी। इन्हीं 5 नदियों के समूह को हम क्या कहते हैं? पंचनद कहते हैं। क्लियर? और ये सिंधु, देखिए सिंधु नदी में अगर आप प्रवाहित होंगे तो कहीं ना कहीं आप देख पा रहे हैं कि ये आपका राइट हैंड हो जाएगा और ये आपका लेफ्ट हैंड हो जाएगा। तो ये जो पंचनद है वो बाईं ओर की आने वाली सहायक नदी है, न कि दाईं ओर की। इसका मतलब ये है कि स्टेटमेंट में क्या कह रहे हैं? दाहिने किनारे की सहायक नदियों में, तो दाहिना किनारा नहीं है ये बाईं ओर की आने वाली सहायक नदी है। तो पहला स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। क्लियर? दूसरा, यह पार हिमालय क्षेत्र में उत्तर पश्चिम दिशा में बहती है। अभी पार हिमालय की बात कर रहे हैं। पार हिमालय का मतलब होता है ट्रांस हिमालय। पार हिमालय का मतलब होता है ट्रांस हिमालय, ये याद रखिए। और ट्रांस हिमालय की बात करें, चलिए ये देखिए, ये काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, इसे कहते हैं ट्रांस हिमालय। अब सिंधु नदी की बात करें तो सिंधु नदी जो है वो लद्दाख और जास्कर के बीचों बीच बहती है, बीचों बीच बह रही है। और ये देखिए किस दिशा की ओर जा रही है? ये किस दिशा की ओर जा रही है? ये दिशा क्या कहलाती है? यहाँ पे देखिए उत्तर पश्चिम दिशा लिखा हुआ है। ये देखिए ये दिशा क्या कहलाती है? ये नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और ये वेस्ट। तो ये हो गया उत्तर और ये हो गया आपका पश्चिम। ये दिशा जो दिख रही है ये क्या हो गई? आपकी उत्तर पश्चिम दिशा की ओर क्या हो रही है? बढ़ रही है। तो ये देखिए, ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? आपका सही हो जाएगा। तो ये पार हिमालय क्षेत्र में उत्तर पश्चिम दिशा में बहती है, तो ये आपका सही हो गया। चलिए तीसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि यह अरब सागर में मिलने से पहले माजुली नामक एक नदी द्वीप का निर्माण करती है। यहाँ पे आपको पता होगा कि माजुली नदी द्वीप की बात करें तो कौन सी नदी? तो ब्रह्मपुत्र नदी। कहां पर? असम में। न केवल भारत का बल्कि पूरे विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप का निर्माण करती है, जिसका नाम है माजुली। ये याद रखेगा। कौन सी नदी? ब्रह्मपुत्र नदी। कहां पर? बंगाल की खाड़ी में जो मिलती है। ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है और वहीं पर सिंधु नदी जो है वो अरब सागर में जाकर मिल रही है। तो क्या कह रही है? अरब सागर मिलने से पहले, जबकि माजुली नदी द्वीप असम में है। और अगर ब्रह्मपुत्र नदी की बात करें तो बंगाल की खाड़ी में जाती है। तो बंगाल की खाड़ी में जाने से पहले असम में ये कौन सा नदी द्वीप बनाती है? माजुली नदी द्वीप। याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, तो ब्रह्मपुत्र नदी बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है और ये जो सिंधु नदी है वो अरब सागर की ओर बहती है। तो माजुली नदी द्वीप कौन नदी बनाती है? तो ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है, वो भी कहां पर? तो असम में। तो यहां पर बात कर रहा है सिंधु नदी बना रही है और अरब सागर मिलने से पहले माजुली नामक नदी द्वीप बना रही है। तो स्टेटमेंट पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। यानी बात अगर सही स्टेटमेंट की करें तो दूसरा स्टेटमेंट आपका सही है, यानी कि केवल 2 आपका सही जवाब होगा। आंसर होगा ए, ये आपका सही जवाब है। हमेशा की तरह मैं आपसे ये उम्मीद करता हूं कि आप इस क्वेश्चन को देखकर मेरे आंसर बताने से पहले ही आप अपना आंसर तैयार कर लें और कमेंट करके बताइए कि वाकई क्या आपने मेरे जवाब देने से पहले अपना जवाब दे दिया था। कमेंट करके बताइएगा। चलिए अब अगला प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि पूर्वोत्तर भारत की एक नदी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। सबसे पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है? इसका उद्गम सिक्किम में हिमालय से होता है। ठीक है। इस अगला स्टेटमेंट क्या कह रहा है? दूसरा स्टेटमेंट, इसकी सहायक नदियों में से
एक पर रंगीत बांध का निर्माण किया गया, ये भी ठीक है। चलिए, यह अंतरराष्ट्रीय रूप से विवादित नदियों में से एक है। ऑप्शन ए दिया हुआ है तीस्ता, दूसरा है मानस, तीसरा धनसिरी और चौथा है बराक नदी। यहां पर आप समझिएगा कि बात सिक्किम से निकलने की है, तो सिक्किम से कौन सी नदी निकलती है, ये देखिए, ये सिक्किम से कौन सी नदी निकलती है, तो क्या बताएंगे, तीस्ता नदी। कौन सी नदी, तीस्ता नदी, जो ब्रह्मपुत्र की, ये यहां पर जो पहला स्टेटमेंट कह रहा है सिक्किम में, तो बाकी नदियां सिक्किम से नहीं निकलती, सिक्किम से सिर्फ कौन सी नदी निकलती, तीस्ता नदी। तो सिक्किम से अगर तीस्ता नदी निकल रही है तो बाकी तो आप समझ पाएंगे कि ये सही ही होगी, ठीक है। तो तीस्ता नदी जो ब्रह्मपुत्र की, क्या बताएंगे आप, दाईं ओर से आने वाली, क्या बताएंगे, दाईं, याद रखिएगा दाईं, क्योंकि ब्रह्मपुत्र नदी ऐसे बह रही है और ये है आपकी तीस्ता नदी। तो ब्रह्मपुत्र की अगर दिशा में अगर प्रवाहित हो रहे हैं आप, तो ब्रह्मपुत्र दिशा में अगर आप देखेंगे तो ये आपका राइट हैंड होगा और ये आपका लेफ्ट हैंड होगा। तो दाईं ओर से आने वाली सहायक नदी है तीस्ता नदी, और जो सिक्किम के कौन से ग्लेशियर से, जेमू ग्लेशियर से, क्या बताएंगे, सिक्किम के जेमू ग्लेशियर से निकलती है। तो क्लियर, तो ये हो गया आपका तीस्ता। इसकी सहायक नदियों में एक रंगीत बांध का निर्माण किया गया, ठीक। यह अंतरराष्ट्रीय रूप से विवादित नदियों में से एक है, ठीक है। चलिए, तो ये आपका तीस्ता इसका सही जवाब होगा। चलिए फिर अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि प्रायद्वीपीय पठार की नदियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वो क्या पूछ रहा है, प्रायद्वीपीय पठार की नदियों के बारे में पूछ रहा है। इन नदियों को हिमनदों और वर्षा से जल की प्राप्ति होती है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि ये हो गया आपका प्रायद्वीपीय पठार और ये हो गया हिमालय। हिमालय की नदियों को ग्लेशियर और वर्षा दोनों से जल की प्राप्ति होती है, लेकिन प्रायद्वीपीय की बात करें, प्रायद्वीपीय पठार की नदियों को वर्षा से सिर्फ जल की प्राप्ति होती है। क्यों, क्योंकि यहां पर क्या नहीं है, यहां पर ग्लेशियर नहीं है। प्रायद्वीपीय पठार में जब ग्लेशियर नहीं है तो यहाँ की नदियों ग्लेशियरों से जल कैसे प्राप्त हो जाएगा भैया। तो ये आपका क्या हो जा रहा है, आपका पहला स्टेटमेंट साफ साफ गलत हो जा रहा है। क्यों, क्योंकि प्रायद्वीपीय पठार में ग्लेशियर नहीं है कि यहाँ से ग्लेशियर से यहाँ की नदियों को जल प्राप्त होगा। तो ये पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है, निश्चित प्रवाह और विसर्पों की अनुपस्थिति नदियों की विशेषता है। निश्चित प्रवाह क्यों कह रहा हूं, क्योंकि ये जो प्रायद्वीपीय पठार की नदियां हैं वो सामान्य तौर पे किसमें बहती हैं, भ्रंश घाटी में बहती है। और भ्रंश जैसे होंगे, जैसे ये गोदावरी नदी का भ्रंश, कृष्णा नदी का भ्रंश, महानदी का भ्रंश, तो ये नदियां जो है वो जैसे भ्रंश में बह रही है, जैसा भ्रंश है वैसा वो प्रवाहित हो रही है। तो इसका प्रवाह क्या है, एक निश्चित प्रवाह है। जबकि क्या बोल रहा है अगला, विसर्पों की अनुपस्थिति है। विसर्प मतलब ये नदियां जो है वो ये विसर्प आकार में नहीं बहती। यहां पर विसर्पों की क्या है, अनुपस्थिति। क्यों, क्योंकि हिमालय की नदियां, याद रखेगा क्या कह रहा हूं, हिमालय की नदियां कहां पर, मैदानी प्रदेशों में। हिमालय की नदियां मैदानी प्रदेशों में क्या बनाती है, विसर्प बनाती है। क्या बनाती है, विसर्प बनाती है। जबकि प्रायद्वीपीय पठार की नदियां विसर्प का निर्माण नहीं करती। तो प्रायद्वीपीय पठार की नदियों में विसर्पों की क्या देखने को मिलती है, अनुपस्थिति देखने को मिलती है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे केवल एक होगा, फिर ये केवल दो, फिर एक और दो, दोनों, ना तो एक और न ही दो। अब इसमें देखिएगा दूसरा सही है, यानी केवल दो सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होगा। आई होप आपने भी यही जवाब सोचा होगा। चलिए अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है कि गंगा नदी तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों करिए। पहला, गंगा नदी प्रणाली में कई गैर बारहमासी नदियां हैं जो दक्षिण में प्रायद्वीपीय क्षेत्र से निकलती है। ठीक है, चलिए बात करते हैं इस पे। तो क्या समझेंगे इसमें कि ये जो आपकी गंगा नदी है इसके बाईं ओर से आने वाली, देखिए बाईं कह रहा हूं, बाईं ओर से आने वाली सहायक नदियां जो भी होगी, जो भी क्या होगी, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और महानंदा नदी, ये 5-6 जो सहायक नदी है, ये गंगा की बाईं ओर से आने वाली सहायक नदी। और जबकि दाईं ओर से आने वाली सहायक नदियों की बात करें तो ये हो गई यमुना, ये हो गया सोन और ये हो गया दामोदर। अगर बात नॉर्मली करें तो भाई यही डायग्राम आप समझ लीजिएगा थोड़ा सा। वहीं पर यमुना की बात करें तो भैया ये सारी नदियां जो है वो कहां से निकल रही है, ग्लेशियर से निकल रही है, हिमालय से निकल रही है। लेकिन नीचे का क्या, लेकिन नीचे की बात करें तो याद रखिएगा यमुना की दाईं ओर से आने वाली सहायक नदी में चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ये सब नदियां जो है। इसके अलावा सोन नदी की बात करें, अमरकंटक पठार से निकलती है। इसके अलावा यहाँ पे देखिए दामोदर नदी की बात करें, ये देखिए, ठीक है, तो दामोदर नदी की बात करें तो ये भी झारखंड के छोटा नागपुर के पठार से निकलती है, छोटा नागपुर पठार के हजारीबाग के पठार से निकलती है। तो ये सारी जो नदियां हैं ये प्रायद्वीपीय पठार से निकलती है। तो क्या बताएंगे, और ये प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली नदियां 12 मासी नहीं होती। क्यों,
क्योंकि इन्हें वर्षा का जल ही प्राप्त होता है, ठीक है। लेकिन हिमालय की नदियों को ग्लेशियरों से भी क्या होता है, जल प्राप्त होता है। तो ग्लेशियरों से इनको हमेशा जल प्राप्त होता है, इसलिए 12 मासी नदियां होती है, जबकि प्रायद्वीपीय पठार की नदियां जो है वो 12 मासी नदियां नहीं कहलाती, यानी सदा नीरा नदी नहीं कहलाती। तो गंगा नदी प्रणाली में कई गैर 12 मासी नदियां हैं, बिल्कुल है। प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली सभी नदियां गैर 12 मासी होगी, और ये दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार से निकलती है, बिल्कुल सही है। पहला स्टेटमेंट आपका सही है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि महानंदा इसकी बाईं ओर की महत्वपूर्ण सहायक नदी है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि बाईं ओर की सहायक नदियों में रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और महानंदा। ये सबसे आखिरी में महानंदा नदी आती है, जो पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग की पहाड़ी से निकलती है। ये गंगा की सबसे लास्ट ट्रिब्यूटरी है। क्या बताएंगे? ट्रिब्यूटरी। तो गंगा की सबसे लास्ट ट्रिब्यूटरी, सबसे अंतिम सहायक नदी कहलाती है कौन सी नदी? महानंदा नदी। ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण कहना सही नहीं होगा, लेकिन महत्वपूर्ण नदी, सहायक नदी है, ठीक मान ले रहे हैं इसको। तो ये आपका स्टेटमेंट क्या हो जाता है? सही हो जाता है। यानी कि पहला और दूसरा दोनों स्टेटमेंट क्या है? सही है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब होगा। चलिए अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? सिंधु नदी तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करें। चलिए पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है? सिंधु नदी लद्दाख तथा पीर पंजाल श्रेणी के बीच से होकर बहती है। पहली बात कि लद्दाख और ये जास्कर, लद्दाख और जास्कर के बीच से बहती है कौन सी नदी? सिंधु नदी। तो ये कहना कि भैया लद्दाख और पीर पंजाल श्रेणी के बीच से होकर बहती है, तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। अगला स्टेटमेंट, सिंधु नदी शिपकिला दर्रे से होकर गुजरती है। तो शिपकिला दर्रे से होकर बहने वाली नदी क्या नाम है उसका? सतलज नदी, जो हिमाचल प्रदेश के शिपकिला दर्रे से क्या होती है? भारत में प्रवेश करती है। तो सिंधु नदी का कोई संबंध नहीं है शिपकिला दर्रे से, ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाता है। इसके अलावा सतलज एक पूर्ववर्ती नदी है। पूर्ववर्ती नदी हम किन्हें कहते हैं? जो हिमालय के उस पार की नदी है, जो हिमालय को पार करके इस ओर आकर बह रही है। यानी सिंधु नदी, सतलज नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, ये नदियां हिमालय के उस पार की नदी है, जो हिमालय को पार करके इस ओर आ रही है। ये सभी नदियां क्या कहलाती है? पूर्ववर्ती नदी कहलाती है। तो सतलज एक पूर्ववर्ती नदी है, तो ये स्टेटमेंट आपका सही है। यानी कि तीसरा स्टेटमेंट सही है, केवल 3 आपका क्या होगा? सही जवाब होगा। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सी हिमालयी नदियों की विशेषता? पहला, एक निश्चित मार्ग और सुसमायोजित घाटियों वाली नदियां। तो हिमालय की नदियां एक निश्चित मार्ग नहीं, प्रायद्वीपीय पठार की नदियां एक निश्चित मार्ग का अनुसरण करती है। हिमालय की नदियां कहीं भी बहने लग जाती है, जहां इसको रास्ता दिखेगा वहां बहने लग जाएगी। इवन मध्यवर्ती मैदान में ये अपने मार्ग भी कई बार क्या करती है? परिवर्तित करती है। इसके अलावा सुसमायोजित घाटियां, तो सुसमायोजित घाटी मतलब सिस्टमेटिक घाटियों का निर्माण नहीं है, अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरह से घाटी देखने को मिलती है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाता है? आपको गलत हो जाता है। अगला, हिमनदों से जल प्राप्त करने वाली 12 मासी नदियां। बिल्कुल, इनको ग्लेशियरों से जल प्राप्त होता है और ये 12 मासी नदियां होती है। अगला, विशाल बेसिन वाली युवा नदियां। युवा नदी इसलिए कहें क्योंकि हिमालय खुद एक युवा वाली पर्वत, जो पर्वतीय युवा है, वहां से निकलने वाली नदी भी क्या होगी? युवा नदी होगी। इसके अलावा युवा नदी इसलिए भी कहेंगे क्योंकि पर्वतों से ये तीव्र ढाल में बह रही है, तीव्र गति से बहती है। तो तीव्र गति से बहने की वजह से क्या कर रही है वो? उसे हम कौन सी नदी कह रहे हैं? युवा नदी कह रहे हैं। उस तीव्र नदी की वजह से कई सारे क्या कर रही है? कई बार पर्वतों का क्या कर रही है? अपरदन कर रही है और अवसादों को लेकर मध्यवर्ती मैदान की ओर बहती है। तो विशाल बेसिन वाली, विशाल बेसिन यानी विशाल मैदान बना रही है ये नदियां। तो ऑब्वियस सी बात इसलिए बना रही ताकि इसका अपरदन जो है वो तीव्र ढाल में बहने की वजह से, ठीक है, इसका अपरदन क्या होता है? ज्यादा अपरदन होता है, तो अपने साथ अवसादों को भी क्या करेगी? ज्यादा लेकर बहेगी। तो इसीलिए मध्यवर्ती मैदान क्या बना? एक विशाल मैदान जैसी या विशाल बेसिन का निर्माण करती है। तो हिमालय की नदियां एक विशाल बेसिन का निर्माण करती है और ये नदी कैसी है? युवा नदी है। ठीक है, हिमालय एक युवा वलित पर्वत है, इसलिए इसको युवा नदी कह रहे हैं, ऐसा कोई विशेष नहीं है। युवा नदी वो तब कहलाएगी जब वो तीव्र गति से बह रही है और क्या कर रही है? घाटियों का निर्माण कर रही है और उनका विस्तार कर रही है ऐसे, और अवसादों को लेकर बह रही है अधिक से अधिक मात्रा में, तो वो क्या कहला रही है? युवा नदी कहलाएगी। तो ये आपका दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट क्या हो जा रहा है? आपका सही हो जा रहा है। यानी कि ऑप्शन नंबर, देखिए दूसरा और तीसरा सही हो रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा? सही जवाब होगा। चलिए अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है? दामोदर नदी के संदर्भ में निम्नलिखित तत्वों पर विचार करिए। पहला,
दामोदर नदी एक भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है। बिल्कुल, दामोदर नदी प्रायद्वीपीय पठार के भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है। अगला, यह पश्चिम बंगाल में हुगली नदी में मिल जाती है। बिल्कुल, दामोदर नदी की बात करें तो ये दामोदर नदी क्या हो रही है, कौन सी नदी में आकर मिल जाती है, तो बताएंगे हुगली नदी में आकर क्या हो जाती है, मिल जाती है। ठीक, ये भी सही है। बराकर नदी दामोदर की मुख्य सहायक नदी। बिल्कुल, बराकर नदी याद रखेगा दामोदर की, ये देखिए, ये अगर दामोदर नदी है तो इसकी बाईं ओर से आने वाली सहायक नदी का क्या नाम है, बराकर नदी दामोदर की मुख्य सहायक नदी है। ये स्टेटमेंट भी आपका क्या हो जा रहा है, आपका सही है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों स्टेटमेंट सही है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा, सही जवाब होगा। चलिए अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तथा सही उत्तर के कूट को चुनिए। पहला, भागीरथी नदी गोमुख हिमनद से निकलती है। बिल्कुल, गोमुख हिमनद कह दो या गंगोत्री ग्लेशियर कह दो, तो भागीरथी नदी जो है वो गंगोत्री ग्लेशियर या फिर गोमुख ग्लेशियर से निकलती है। ये स्टेटमेंट आपका सही है। अगला, अलकनंदा नदी सतोपंथ ग्लेशियर से निकलती है। बिल्कुल, अलकनंदा नदी सतोपंथ ग्लेशियर से निकलती है और उसके बाद उत्तराखंड के सतोपंथ ग्लेशियर से निकलने वाली अलकनंदा नदी और उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से निकलने वाली भागीरथी नदी, ये याद रखिए, अलकनंदा ए से और बी से भागीरथी नदी, ये दोनों नदी मिलती है कहां पर, देवप्रयाग में। और देवप्रयाग में मिलने के बाद किस नाम से बहती है, तो संयुक्त रूप से गंगा के नाम से बहती है, ये याद रखिएगा। तो ये दोनों स्टेटमेंट उद्गम को लेकर बताया गया, दोनों स्टेटमेंट सही है। अगला, माना दर्रा, याद रखिएगा, उत्तराखंड का माना दर्रा सतलज नदी की धारा जल मार्ग के निकट है। तो सतलज की धारा जल मार्ग के निकट है। तो सतलज नदी हिमाचल प्रदेश से हमारे भारत में प्रवेश करती है और उत्तराखंड में है माना दर्रा। इनका कोई एक दूसरे के निकट नहीं है, इनका कोई संबंध नहीं है। तो जो तीसरा स्टेटमेंट है ये आपका क्या हो जा रहा है, गलत हो जाएगा। अगर शिवकिला दर्रे के पास में अगर माना दर्रा होता तो कह सकते थे कि ये एक दूसरे के क्या है, निकट है। तो ये उत्तराखंड का दर्रा है और ये हिमाचल प्रदेश का दर्रा है। ठीक है, शिवकिला दर्रे से सतलज नदी हमारे भारत में प्रवेश कर रही है, माना दर्रे से इसका कोई भी संबंध नहीं है। तो तीसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो पहला और दूसरा यही सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा, सही जवाब होगा। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि भारतीय मानसून के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। क्या बोल रहा है, सही नहीं है, यानी क्या पूछ रहा है, गलत पूछ रहा है। तो गलत को आइडेंटिफाई करनी है। ये याद रखिए, प्रत्येक 6 माह के बाद पवन का पूर्ण उत्क्रमण होता है। क्या मतलब है इसका, पूर्ण उत्क्रमण मतलब पवन मतलब कौन सा पवन, मानसूनी पवन, यानी मानसूनी हवाओं की बात हो रही है। पूर्ण उत्क्रमण मतलब पूरी तरह से लौट जाना। तो 6 महीने के बाद, याद रखें 6 महीना, याद रखें 6 महीने के बाद मानसून का पूर्ण उत्क्रमण हो जाता है। यानी जहां पर सूर्य के उत्तरायण के समय, याद रखेगा 21 मार्च की तारीख याद रखेगा, जब सूरज की सीधी किरणें इक्वेटर से ऊपर की ओर जा रही होती है, सूर्य के उत्तरायण के समय इसकी दिशा क्या होती है, दक्षिण पश्चिम। याद रखेगा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। तो इसकी दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व होती है, इसलिए इसे दक्षिण पश्चिम की मानसूनी हवाएं कहते हैं। और जब ये लौट रही होती है, लौटती कब है, 23 सितंबर। क्या बताएंगे, 23 सितंबर में जब सूरज की सीधी किरणें इक्वेटर से कहां जा रही है, नीचे जा रही है, तो हम क्या कह रहे हैं, सूर्य का दक्षिणायन। हालांकि सूर्य का उत्तरायण मकर रेखा से ऊपर की ओर उठने को सूर्य का उत्तरायण कहते हैं और कर्क रेखा से दक्षिण की ओर जाने को सूर्य का दक्षिणायन कहते हैं। लेकिन मानसून के कंसर्न में इसको थोड़ा सा समझिएगा कि इक्वेटर से ऊपर उठने को और इक्वेटर से नीचे उठने को हम सूर्य के उत्तरायण की स्थिति और दक्षिणायन की स्थिति को दर्शा रहे हैं। तो सूर्य के उत्तरायण होने के समय इसकी दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व होती है, मतलब ये जाता मानसून है। और सूर्य के दक्षिणायन के समय इसकी दिशा क्या हो जाती है, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम हो जाती है। तो उत्तर पूर्व से आ रही है तो क्या कहलाएगी, उत्तर पूर्व की मानसूनी हवाएं, जिसे हम लौटता मानसून कह रहे हैं। तो 6 महीने में ये क्या कर रहे हैं अपनी, अब देखिएगा मार्च मतलब तीसरा महीना और सितंबर मतलब 9वां महीना। ठीक है, तो तीसरे महीने में उत्तरायण के समय दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व थी और ठीक 9वें महीने पर जाने पर 6 महीने के बाद इसकी दिशा क्या हो जाएगी, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम हो जाएगी। यानी इसका पूर्ण क्या हो गया, उत्क्रमण हो गया, यानी ये पूरी तरह से क्या हो गई, वापस लौट रही है। तो वो 6 महीना जो है वो याद रखें, 6 महीने के बाद पवन का पूर्ण उत्क्रमण होता है। तो सही है ये आपका। अगला, हिमालय के कारण वर्षा का वितरण प्रभावित होता है। बिल्कुल, हिमालय की वजह से वर्षा का वितरण क्या होता है, प्रभावित होता है। ये याद रखिएगा
ये देखिए, ये पूर्वी हिमालय समुद्र तट से निकट होने की वजह से और ये दूर होने की वजह से वर्षा प्रभावित हो रही है। इसके अलावा हिमालय, ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे कारण है जिसकी वजह से क्या होती है, वर्षा क्या होती है, प्रभावित होती है, मानसून की वर्षा प्रभावित होती है। तो हिमालय एक वजह है वर्षा के वितरण को प्रभावित करने में, ये याद रखिएगा। तो ये भी आपका सही हो जा रहा है। मैं यहाँ पर तीसरे स्टेटमेंट को थोड़ी देर के लिए रोकूंगा। चौथा स्टेटमेंट क्या था कि तिब्बत के पठार मानसून के आगमन को प्रभावित करते हैं। बिल्कुल, जब आप दक्षिण पश्चिम मानसून की उत्पत्ति के बारे में पढ़ोगे, जब आप मानसून की उत्पत्ति पढ़ोगे, तो अगर आप जेट स्ट्रीम सिद्धांत पढ़ रहे हो तो जेट स्ट्रीम सिद्धांत में आपको समझ में आ जाएगा कि तिब्बत के पठार के गर्म होने के बाद ही, याद रखेगा, जब तक तिब्बत का पठार क्या नहीं होगा, गर्म नहीं होगा, हमारे भारत में ये जो मध्यवर्ती मैदान है, थार का मरुस्थल, इसके गर्म होने के बाद हमारे मानसून की उत्पत्ति नहीं होती। अब मानसून की उत्पत्ति में जाएंगे, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। आप बस इतना समझिए कि तिब्बत के पठार के गर्म होने के बाद ही मानसून की उत्पत्ति होती है। तो मानसून की उत्पत्ति के लिए तिब्बत का पठार गर्म होना बहुत जरूरी है। तो ये मानसून के आगमन को क्या करती है, प्रभावित करती है। अगर तिब्बत के पठार देर से गर्म होगा तो मानसून देर से आएगा, और ये जल्दी गर्म हो जाएगा तो मानसून जल्दी आ जाएगा। इसके अलावा भारतीय मानसून एक भूमंडलीय पवन है। भूमंडलीय पवन तो याद रखिएगा, हमारे पृथ्वी पर ये देखिए, ये हवाएं, ये हवाओं की ऐसी दिशाएं होती है जहां इन हवाओं को हम कहते हैं ध्रुवीय हवाएं, पछुआ हवाएं और पूर्वा हवा, जिन्हें व्यापारिक हवाएं या सन्मार्गी हवाएं भी कहते हैं। ठीक, ये हवाएं पृथ्वी पर चलने वाली प्राथमिक प्रकार की हवाएं कहलाती है। ये हवाएं कौन सी हवाएं, प्राथमिक प्रकार की हवाएं हैं, जिससे हम भूमंडलीय हवाएं कह सकते हैं। लेकिन इसके बाद मानसून की बात करें तो मानसून प्राथमिक नहीं बल्कि किस प्रकार की पवन है, तो बताएंगे द्वितीयक प्रकार की पवन है, सेकेंडरी विंड है। तो मानसून एक द्वितीयक प्रकार की पवन है, प्राथमिक पवन नहीं है। और प्राथमिक पवनों को ही हम क्या कहते हैं, भूमंडलीय पवन कहते हैं। हवाओं को तीन भागों में बांटा गया, प्राथमिक हवाएं, द्वितीयक हवाएं और तृतीयक हवाएं। मानसून जो है वो द्वितीयक प्रकार की हवाओं में आता है, प्राथमिक हवाओं में या भूमंडलीय हवाओं में शामिल नहीं होता। तो ये आपका क्या है, गलत है। तो तीसरा स्टेटमेंट गलत है, ये आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, जब सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा पर सीधी चमकता है तब निम्नलिखित में से क्या होता है। ठीक है, तो आप समझिएगा कि ये पृथ्वी, ये इक्वेटर हो गया, ये कर्क रेखा, ये मकर रेखा, ये आर्कटिक वृत्त, अंटार्कटिक वृत्त, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव। क्या कह रहा है कि जब सूरज की सीधी किरणें मकर रेखा पर पड़ती, यानी कि 22 दिसंबर को, 22 दिसंबर को जब सूरज की सीधी किरणें मकर रेखा पर पड़ती है, 22 दिसंबर को जब सूरज की सीधी किरणें मकर रेखा में पड़ती है, तब क्या होता है। याद रखना कि हमारी पृथ्वी अपने अक्ष पर क्या है, झुकी हुई है। तो ये एक सीधा डायग्राम है, जबकि झुके होने की स्थिति में डायग्राम कुछ ऐसा हो जाएगा। और यहां तो आपका सूर्य, ये देखिए, ये आपका सूर्य तो होगा। तो सूर्य की सीधी किरणें कहां पर पड़ रही है, मकर रेखा में। कब, तो 22 दिसंबर को। जब मकर रेखा में सीधी पड़ रही है तो कर्क रेखा में क्या पड़ेगी, तिरछी पड़ेगी। तो कर्क रेखा पे जब तिरछी पड़ेगी तब क्या हो रहा है, उस पर बात कर लेते हैं। और हमारे भारत में ये देखिए, ये है कर्क रेखा। चलिए, तो पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि उत्तर पश्चिमी भाग में तापमान कम होने के कारण वायु दाब यहां पर होगा अधिक, वायु दाब विकसित हो जाता है। दूसरा स्टेटमेंट, उत्तर पश्चिमी भाग में तापमान बढ़ने के कारण निम्न वायु दाब विकसित होता है। मतलब ये तापमान बढ़ेगा हाई और लो प्रेशर जो हो जाएगा वो आपका लो, और यहाँ पे तापमान कम यानी लो टेम्परेचर और वायु दाब क्या हो जाएगा, अधिक यानी कि हाई प्रेशर। अगला स्टेटमेंट क्या कहता है कि उत्तर पश्चिमी भाग में तापमान और वायु दाब में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। उत्तर पश्चिमी भाग में झुलसा देने वाली तेज लू चलती है। तो आप साफ साफ देखिएगा, यहाँ पर जब सूरज की सीधी किरणें मकर रेखा पर पड़ती हैं तो वहां पर स्थिति हाई टेम्परेचर पे लो प्रेशर की होती है। लेकिन जब कर्क रेखा की बात करें तो कर्क रेखा पे किरणें कैसी है, तो क्या दिख रहा है आपको, तिरछी है। पृथ्वी झुकी हुई है, हमारी झुके वाली स्थिति अलग होती है। ये डायरेक्टली इसको आप देख के नहीं समझ पाओगे, आपको ये डायग्राम देखना पड़ेगा। कर्क रेखा पर किरणें कैसी होगी, तिरछी। और तिरछी किरणों की वजह से यहाँ पर लो टेम्परेचर, निम्न ताप होगा और उच्च दाब की स्थिति होगी। यानी पहला स्टेटमेंट आपका क्या होगा, सही हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न क्या कह रहे हैं, गंगा मैदान में पूर्व से पश्चिम वर्षा की वार्षिक मात्रा घटती जाती है, क्योंकि।
मैं फिर कह रहा हूं, यहां पर समझिएगा, ये है गंगा का मैदान यानी मध्यवर्ती मैदान, और ये हो गया प्रायद्वीपीय पठार, ये हो गया पूर्व और ये हो गया पश्चिम। क्या कह रहे हैं, पूर्व से पश्चिम की ओर जाने पर वर्षा की वार्षिक मात्रा क्या होती जाती है, घटती जाती है, क्योंकि पहला उच्चावच, क्या बोलेंगे, उच्चावच में सामान्य वृद्धि होती है। भाई ठीक है, जब आप पूर्व से पश्चिम की ओर जाओगे तो ऊंचाई क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। मध्यवर्ती मैदान में पूर्व की ऊंचाई क्या है, कम, और पश्चिम की ऊंचाई ज्यादा है। हालांकि इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, ये देखिए, ये कुछ इस प्रकार से उच्चावच क्या होती है, बढ़ती जाती है। यही वजह है कि मध्यवर्ती मैदान के पूर्वी हिस्से में बाढ़ आती है और पश्चिमी हिस्से में बाढ़ नहीं आती या कम आती है। क्यों? क्योंकि इसकी ऊंचाई अधिक होती है और इसकी ऊंचाई क्या होती है, कम होती है। यानी कि ढाल तो पूर्व की क्या होती है, कम, और पश्चिम की ढाल क्या होती है, ज्यादा होती है। अगला, वायु में नमी की मात्रा क्रमशः घटती जाती है। जैसे आप समुद्र से दूर होते जाओगे, नमी क्या होती जाएगी, कम, और नमी कम होने की वजह से ही वर्षा की वार्षिक मात्रा क्या होती जाती है, कम। अगर जलवायु अगर आप पढ़े हैं थोड़ा बहुत ही, तो जैसे आप तट से दूर जाते जाएंगे, आर्द्रता कम होती जाएगी, और आर्द्रता के कम होने की वजह से वर्षा भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये दूसरा स्टेटमेंट सही है, एक्चुअली दूसरा ही स्टेटमेंट सही है। तापमान बढ़ता जाता है, इससे कोई मतलब नहीं। पश्चिम की ओर पश्चिमी विक्षोभ की आवृत्ति अधिक होती है, तो पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली वर्षा से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, यहाँ पे वर्षा, वायु में नमी की मात्रा क्रमशः घटती जाती है, इसलिए पूर्व से पश्चिम की ओर जाने पर वर्षा की मात्रा क्या होती जाती है, कम होती जाती है। सही जवाब है बी। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, एल नीनो के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। एल नीनो से पेरू के तट पर जल का तापमान में वृद्धि हो जाती है, पहला। दूसरा, यह भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून के आगमन को विलंबित कर सकता है। यहां पे एक बात समझिएगा, एल नीनो की बात करूं तो एल नीनो एक गर्म जलधारा है जिसकी उत्पत्ति पेरू की ठंडी जलधारा वाले क्षेत्र में होती है, यानी पेरू के तट के किनारे होती है। एल नीनो से पेरू के तट पर जल का तापमान, याद रखिएगा, एल नीनो की उत्पत्ति है। एल नीनो चूंकि कैसी जलधारा है, गर्म जल धारा है, यानी ओशनिक करंट है, और गर्म जलधारा की वजह से, और कहां पर उत्पन्न हो रही है, पेरू के ठंडी जलधारा वाले क्षेत्र। पेरू की कौन सी जलधारा, ठंडी जलधारा। ये देखिए, ये हो गया दक्षिण अमेरिका, और ये हो गया आपका पेरू का, पेरू कंट्री, ये पेरू का तट हो गया। पेरू के तट से चलने वाली कौन सी, पेरू की कौन सी जलधारा, ठंडी जलधारा। और जब एल नीनो की उत्पत्ति होती है तो पेरू की ठंडी जलधारा का तापमान जो है, या इस जगह का सतह का तापमान 3 से 4 डिग्री क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। 3 से 4 डिग्री बढ़ जाता है, मतलब जल का तापमान में क्या हो गई, वृद्धि हो गई। तो एल नीनो से पेरू के तट पर जल के तापमान में, यानी कि पेरू की ठंडी जलधारा वाले क्षेत्र में 3 से 4 डिग्री क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, और यहां पर एक गर्म जलधारा का निर्माण होता है जिसे कहते हैं एल नीनो की गर्म जलधारा। उसके बाद यह भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून के आगमन को विलंबित करता है। बिल्कुल, आप अगर जेट स्ट्रीम सिद्धांत में दक्षिण पश्चिम मानसून की उत्पत्ति समझेंगे, या फिर इनसो सिद्धांत अगर आप पढ़ेंगे, तब आपको पता चलेगा एल नीनो और भारतीय मानसून के मध्य क्या संबंध है। तो बिल्कुल, एल नीनो भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून के आगमन को क्या कर सकता है, विलंबित कर सकता है, ये याद रखिएगा। तो यहां पर पहला और दूसरा दोनों सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा, सही जवाब होगा। चलिए अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला, दक्षिण पश्चिम मानसून का आगमन सर्वप्रथम कोंकण तट पर होता है और इसके पश्चात वह उत्तर की ओर बढ़ता है। याद रखिएगा कि दक्षिण पश्चिम मानसून की बात करें तो सबसे पहली वर्षा कहां पर होती है, केरल में होती है। 1 जून को होती है, 300 सेंटीमीटर होती है, और ये जो केरल का तट है उसे बोलते हैं मालाबार तट, और उसके ऊपर वाले तट को क्या कह रहे हैं हम, कनारा तट, और उसके ऊपर वाले तट को क्या कह रहे हैं, कोंकण तट। तो ये कहना कि सबसे पहली वर्षा या मानसून का आगमन कोंकण तट पर होता है या यहां से होता है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। सबसे पहली बारिश कहां पर होती है, मालाबार तट पर होती है, केरल में होती है, 1 जून को होती है, 300 सेंटीमीटर होती है, याद रखिएगा। तो कोंकण तट कहना ये स्टेटमेंट गलत कर देता है। अगला, कोरोमंडल तट को सर्वाधिक वर्षा उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनों से प्राप्त होती है। याद रखिएगा, बात अगर कोरोमंडल तट की करें तो ये देखिए, ये हो गया आपका क्या, कन्याकुमारी, और ये हो गया आपका कृष्णा नदी का मुहाना। कन्याकुमारी से कृष्णा नदी के मुहाने के तट को बोलते हैं कोरोमंडल तट। तो बेसिकली ये देखिए, ये हो गया पश्चिमी घाट,
तो ये अरब सागर की मानसूनी हवाओं के लिए ये आपका पीछे वाला जो प्रदेश है वो वृष्टि छाया प्रदेश हो जाता है, खैर उससे भी मतलब नहीं है। तो कोरोमंडल तट की बात करें तो जब मानसून लौट कर आ रही होती है, जब मानसून लौटता है और लौटते मानसून से सबसे ज्यादा बारिश कहां होती है? इस कोरोमंडल तट पे। यह कहना चाहिए कि यहीं पर बारिश होती है जो दक्षिण पश्चिम मानसून से ज्यादा होती है। मतलब दक्षिण पश्चिम मानसून से तमिल तट पर यानी कोरोमंडल तट पर बारिश उतनी नहीं होती जितनी लौटते हुए मानसून से होती है, यानी उत्तर पूर्वी मानसूनी हवाओं से होती है, जिसे हम उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवने कहते हैं। व्यापारिक पवने क्यों? क्योंकि ये आपका पूर्वा हवा है और पूर्वा हवाओं को ही तकनीकी रूप से क्या कहा जाता है? उत्तर पूर्वी मानसून कहते हैं। जब आप मानसून पढ़ेंगे तब चीजें समझ में आएगी कि लौटता मानसून, उत्तर पूर्वी मानसून या उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवने या पूर्वा हवाएं सब एक है। चलिए, तो कोरोमंडल तट को सर्वाधिक वर्षा उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनों से प्राप्त होती है। तो आपका यह स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? सही, यानी कि सही जवाब होगा केवल 2, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत के उत्तर पूर्वी मानसून, उत्तर पूर्वी लौटता मानसून जिसका समय शीतकालीन मानसून कहते हैं और दक्षिण पश्चिम मानसून को ग्रीष्मकालीन मानसून कहते हैं, के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, ग्रीष्मकालीन मानसून के विपरीत शीतकालीन मानसून के दौरान प्रायद्वीप के उत्तर पूर्वी या प्रायद्वीप के ऊपर पूर्वी जेट स्ट्रीम नहीं बहती। मैं फिर कह रहा हूं, ग्रीष्मकालीन मानसून के विपरीत शीतकालीन मानसून के दौरान प्रायद्वीप के ऊपर पूर्वी जेट स्ट्रीम नहीं बहती। बिल्कुल सही। ये पूर्वी जेट स्ट्रीम कब बनती है? ग्रीष्मकालीन मानसून के समय बनती है, शीतकालीन मानसून के समय ये नहीं बहती। ठीक, सही है। उत्तर पूर्वी मैदानों के निकट पश्चिमी जेट स्ट्रीम अधिक शक्तिशाली होती है। यानी कि कब की बात हो रही है? कि उत्तरी मैदानी भागों में के निकट पश्चिमी जेट स्ट्रीम, याद रखिएगा ये सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर और ये हो गया इक्वेटर लो प्रेशर, ये हवाओं को हम कहते हैं पूर्वा हवा, और पूर्वा हवा के विपरीत जो ऊपर से जेट स्ट्रीम चल रही होती है उसे कहते हैं उपोष्ण पश्चिमी जेट स्ट्रीम, उसे कहते हैं उपोष्ण पश्चिमी जेट स्ट्रीम। तो ये जो पश्चिमी जेट स्ट्रीम है वो अधिक शक्तिशाली होती है उत्तरी मैदानी भागों के निकट। बिल्कुल, ये भी स्टेटमेंट आपका सही है, यानी कि पहला और दूसरा दोनों सही है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब होगा। चलिए अब हम बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की, और ये अगला प्रश्न हमारा आखिरी प्रश्न होगा इस वीडियो का। प्रश्न क्या कह रहा है? निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला, एल नीनो दक्षिण पूर्वी प्रशांत महासागर में पेरू के तट के निकट गर्म जलधारा के रूप में प्रकट होती है। बिल्कुल, एल नीनो कहां पे? दक्षिण पूर्वी प्रशांत महासागर पर पेरू के तट के निकट क्या होती है? एक गर्म जलधारा के रूप में प्रकट होती है। तो बिल्कुल सही है, गर्म जलधारा है एल नीनो। और दूसरा, पहला स्टेटमेंट सही। दूसरा स्टेटमेंट क्या कहता है? ला नीनो पेरू के तट के निकट दिसंबर माह में चलने वाली एक कैसी जलधारा है? गर्म जलधारा। तो ला नीनो बताना चाहूंगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट पकड़िएगा, ये गर्म नहीं बल्कि एक कैसी जलधारा है? ठंडी जलधारा। मतलब एल नीनो के आने के अगले साल, मतलब एल नीनो के अगले वर्ष एल नीनो के ही क्षेत्र में, यानी पेरू ठंडी जलधारा वाले क्षेत्र में, दक्षिण पूर्वी प्रशांत महासागर में पेरू के तट के निकट किसकी उत्पत्ति होती है? ला नीनो की उत्पत्ति होती है, जो कि एक ठंडी जलधारा है। तो ये आपका ठंडी है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया, गर्म कह रहा है, ठंडी है। अगला, एल नीनो तथा दक्षिणी दोलन के संयुक्त प्रभाव को इंसो कहते हैं। याद रखिएगा, एल नीनो और दक्षिणी अपदोलन के संयुक्त प्रभाव को इंसो कहते हैं। इसका मतलब ये हो गया, ई एन का मतलब ही है एल नीनो, और एस साउदर्न दोलन का या दक्षिणी अपदोलन का मतलब ही होता है साउदर्न ऑक्सीलेशन। यानी कि एल नीनो और दक्षिणी अपदोलन के संयुक्त प्रभाव को हम क्या कह रहे हैं? इंसो कहते हैं। और एल नीनो, ला नीनो और एल नीनो मोडुकी को समझने के लिए आपको इंसो सिद्धांत पढ़ना होगा। तो ये सही है। ठीक है, तीसरा आपका सही है, यानी पहला और तीसरा ये स्टेटमेंट सही है, दूसरा स्टेटमेंट गलत है। यानी पहला तीसरा सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा? सही जवाब होगा। चलिए, तो इसके साथ ये वीडियो हम समाप्त करते हैं। आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपने कितने क्वेश्चंस के आंसर सही दिए हैं। चलिए, तो इसके साथ ये वीडियो समाप्त करते हैं। धन्यवाद, टेक केयर, ख्याल रखिएगा।